गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो जीकेबी बायो स्टडी पॉइंट, ठीक है, जिसमें आज अपन लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 का टॉपिक लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अपन लोग इसमें देखते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा प्राकोष में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है। प्राकोष में बीजाणुजन उत्तक के द्वारा बन रही थी बेटे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जिससे चार अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। प्रारंभ में ये चारों अगुणित लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए रहते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। बस यही इसकी परिभाषा है और यही इतना सा छोटा है क्या कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है ये। और ये जो लघु बीजाणु जनन है बेटे, जिसमें ये जो चतुष्क है, ये आपकी बुक में कितने प्रकार का दिया हुआ है? 5 प्रकार का दिया हुआ है। कितने प्रकार का दिया हुआ है? 5 प्रकार का दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है बेटे चतुष्फलकीय, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या है? चतुष्फलकीय। इसे हम लोग देखते हैं तो ये जो लघु बीजाणु जो चतुष्क है, ठीक है, आप लोग देख लेना बेटे, आपकी ये जो बुक है, ठीक है, इस बुक में देख लेना। देखो चतुष्फलकीय समद्विपार्श्व क्रोशित टियाका और रेखिका, आपको देखने से ही समझ में आएगा। और फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ये समझा दूंगा, इससे अपना टाइम बचेगा थोड़ा, ठीक है। अब आगे अपन लोग बात करते हैं बेटे, ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है, ठीक है, ये हर प्लांट्स में अपनी अलग अलग शेप में रहते हैं, अलग अलग आकृतियों में रहते हैं। जैसे कि बात करें अपन लोग आर्किड की, ठीक है, जैसे हम लोग बात करें आर्किड की, तो ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है, मतलब ये जो लघु बीजाणु जो परागकण है, ठीक है, ये जो परागकण है ये आर्किड में एक विशेष संरचना बनाते हैं, ठीक है। आर्किड में क्या करते हैं? ये एक विशेष संरचना बनाते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? परागपिंड। क्या कहते हैं? परागपिंड या पोलेनियम, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? परागपिंड या पोलेनियम, ठीक है। दूसरी बात करें, ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है ये बेटे किसमें? टाइफा में। टाइफा में क्या करते हैं? बहुत सारे लघु बीजाणु क्या है आपस में जुड़कर संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग है, मोस्टली अपने को ये जानना जरूरी था परागपिंड या पोलेनियम किसे कहते हैं। तो इसकी एक अच्छी खासी परिभाषा बन चुकी है क्या कि आर्किड में परागकण एक विशेष संरचना में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परागपिंड या पोलेनियम कहते हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। ये अपना टॉपिक बस छोटा सा था जो कंप्लीट हो चुका है। क्या? लघु बीजाणु जनन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, ठीक है, यदि हम लोग इसे लंबा लेना चाहिए तो जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है वैसे वैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्रारंभ में ये चारों अगुणित लघु बीजाणु आपस में क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इसी आधार पर इसकी डेफिनेशन बनी है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये जो चतुष्क है
ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का चतुष्फलकीय, समद्वीप, समद्वीपाष्टीय आकार वगैरह जो भी आप लोग बुक में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें ये जो परागकण मान लो चाहे लघु बीजाणु मान लो, बात है कि ये जो लघु बीजाणु है ये आर्किड में विशेष संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, आर्किड में क्या होते हैं? विशेष स्ट्रक्चर में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परागपिंड या पोलेनियम। ये जो चतुष्कय टाइफा हुआ इसमें संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर होती रहती है। देन लघु बीजाणु जन्म का छोटा टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब उसके बारे में उसके आगे अपन लोग बात करते हैं परागकोश का स्फुटन। ठीक है, इसके आगे अपन लोग क्लियर करते हैं परागकोश का स्फुटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परागकोश स्फुटन। जाहिर सी बात है छोटा सा है ये भी। ठीक है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। परागकोश स्फुटन, देखो नाम से स्पष्ट है, परागकोश का स्फुटित होना। स्फुटित का मतलब फटना। आगे बात समझे, परागकोश का स्फुटित होना परागकोश स्फुटन कहलाता है। देन कंप्लीट। क्या? परागकोश स्फुटन, परागकोश का स्फुटित होना, फटना क्या कहलाता है? परागकोश स्फुटन कहलाता है। अब ये जो परागकोश का फटना है ये आपकी बुक में 4 या 5 प्रकार से दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला है आपका अनुप्रस्थ स्फुटन। ठीक है, सबसे पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन। इसमें क्या होता है? यदि परागकोश अनुप्रस्थ रूप से फटता है, अरे बात समझे, यदि परागकोश अनुप्रस्थ रूप से स्फुटित होता है तो इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं। देन दूसरा है लंबवत स्फुटन। ठीक है, यदि परागकोश का स्फुटन लंबवत रूप से होता है तो वो क्या कहलाता है? लंबवत स्फुटन कहलाता है। तीसरा है छिद्रमय स्फुटन। ठीक है, तीसरा क्या कहलाता है? छिद्रमय स्फुटन। यदि परागकोश के ऊपर 1-2 छिद्र हो जाते हैं और जिससे परागकण बाहर निकलते हैं, अरे बात समझे, यदि परागकोश के ऊपर कुछ छिद्र हो जाए और जिनसे परागकण क्या वो बाहर निकले, वो क्या कहलाता है? छिद्रमय स्फुटन कहलाता है। देन है कपाटीय स्फुटन। नेक्स्ट और लास्ट है कपाटीय स्फुटन। यदि परागकोश के कपाट फटते हैं, कपाट का मतलब ऊपर और नीचे वाले जो कपाट पाए जाते हैं परागकोश में, यदि परागकोश के कपाट स्फुटित होते हैं तो वो क्या कहलाता है? कपाटीय स्फुटन कहलाता है। देन और आज के अपने जो 2 टॉपिक थे, एक तो था लघु बीजाणु जनन और एक था परागकोश का स्फुटन। दोनों क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है, आप लोग चाहो तो इसे आप एक बार और समझ सकते हो। ठीक है, बता देना मुझे यदि कोई दिक्कत हो तो मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटे नर युग्म कोदविद। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा नर युग्म कोदविद। ठीक है, नर युग्म कोदविद। अब देखो नर युग्म कोदविद क्या होता है। ठीक है, जो परागकण है, ठीक है, कौन सा? अंकुरित परागकण, जो अंकुरित हो रहा है, अंकुरित परागकण क्या कहलाता है? नर युग्म कोदविद कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकुरित परागकण क्या कहलाता है? नर युग्म कोदविद कहलाता है। समझ में आ गया? और नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका, ठीक है, नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। मतलब समझ में आ रहा है ये क्या है? मतलब ये है बेटे कि जो नर युग्म कोदविद है, नर युग्मक का निर्माण कहाँ से स्टार्ट होता है? परागकण से स्टार्ट होता है। मतलब परागकण जब मेच्योर हो जाता है पूर्ण रूप से तो वो क्या बन जाता है? नर युग्मक बन जाता है। आदि बात समझे, और इससे नर युग्मक का श्रावण किया जाता है। इसीलिए नर युग्म कोदविद की सबसे पहली कोशिका, सबसे प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। इसीलिए बेटे अंकुरित परागकण को क्या कहा जाता है?
नर युग्मकोद्भिद। आज बात समझे, इसीलिए अंकुरित परागकण को क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहला जाता है। और नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, परागकण कहलाती है। इट मींस अब हम लोग पढ़ते हैं परागकण की संरचना के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं परागकण की संरचना के बारे में। अगर तुम्हारे को परागकण नहीं पता है कि सर ये परागकण होते क्या है, हमने कभी देखे नहीं है, तो आपने देखा होगा ये पीले पीले फूल खेतों में या और कहीं पे, जैसे कि क्या नाम है, देखो भूल गया दिमाग से, ये अपन चलते हैं तो ऐसे ही उगे रहते हैं पीले पीले फूल। अपन क्या करते हैं, अपन उन्हें टच करते हैं तो आपने देखा होगा आपके हाथों के ऊपर पीला पीला पाउडर सा लग जाता है। ठीक है बेटे, पीला पीला पाउडर सा लग जाता है, वो पाउडर नहीं है। ठीक है, वो पाउडर नहीं है, वो क्या है, परागकण है जो आपके हाथ के ऊपर चिपक चुके हैं। आपने जब उसे छुआ तो वो परागकण पीले पीले, ठीक है, वो आपके हाथों के ऊपर चिपक, एज इट वही परागकण। हम लोग पढ़ते हैं परागकण की संरचना के बारे में। तो परागकण आपने देखा होगा बेटे, वो गोलाकार होते हैं, गोल गोल होते हैं, कभी देखना। परागकण गोलाकार होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, परागकण क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। कितने होते हैं, गोलाकार, एक कोशिकीय और 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। आज बात समझे। ठीक है, एक कोशिकीय है तो इसमें केंद्रक भी कितना होगा, एक, तो ये क्या होता है, एक केंद्रकीय होते हैं। क्लियर, हम लोग पढ़ रहे हैं परागकण की संरचना के बारे में उस वक्त। तो जो परागकण है वो गोलाकार, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय और 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। ये जो परागकण है, ठीक है, इसका ये जो केंद्रक है वो कितनी, 2 झिल्ली, कितनी, 2 झिल्लियों में परिबद्ध होता है। अरे बात समझे, परागकण का जो केंद्रक है, या यूं मान लो ये रहा परागकण, ये गोलाकार संरचना है। ठीक है, इसमें कितनी झिल्लियां पाई जाती है, 2 झिल्ली। कितनी झिल्ली पाई जाती है, 2 झिल्ली। एक तो बाह्य झिल्ली और एक भीतरी झिल्ली। ठीक है, एक तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, एक तो बाह्य परत और एक आंतरिक परत। तो ये जो परागकण है ये 2 परतों में बटा रहता है। एक तो होती है बेटे इसकी क्या, बाह्य चोल, और एक होती है इसकी अंतः चोल। अरे बात समझे, एक तो होती है इसकी क्या, बाह्य चोल जो बाहर की तरफ होती है, एक होती है इसकी अंतः चोल जो क्या होती है, इसके अंदर की ओर होती है। ठीक है, इसकी जो ये बाह्य चोल है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेते हैं। इसकी जो बाह्य चोल है बेटी, ये मोटी होती है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं अपन लोग। इसकी जो बाह्य चोल है मोटी होती है, खुरदरी होती है और जालिकावत हुआ या कांटेदार हुई। ठीक है, जालिकावत या कांटेदार कैसी भी हो सकती है। अरे बात समझ। और इसकी जो ये बाह्य परत है, ये मोस्टली याद रखना, परागकणों की बाह्य चोल किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बाद में समझाऊंगा स्पोरोपोलेनिन क्या होता है। ठीक है, वो अब अपन डिस्कस करेंगे। जो परागकण की जो बाह्य चोल है मोटी, खुरदरी और जालिकावत होती है, और इसकी बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। आगे बात समझ। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग कि ये स्पोरोपोलेनिन क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि परागकण, ठीक है, परागकण ऐसे ही बाहर गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी, वो ऐसे ही बाहर रहते हैं। हरी बात समझ। जो परागकण है ऐसे ही फूलों के ऊपर बाहर पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी उन्हें सहन करनी पड़ती है। यदि आंधी आए तो इधर से इधर वो उड़कर भी चले जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अम्लीय वर्षा भी होती है। मतलब ये जो स्पोरोपोलेनिन की परत है ये इन सब से इनकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। मतलब ये जो परत है उच्च ताप, दाब, अति अम्ल, ठीक है, उच्च ताप, दाब, अति अम्लता से क्या होती है, अप्रभावित रहती है।
आ रही है बात समझ में। ये जो स्पोरोपोलिनिन की परत है ये उच्च ताप, दाब, अति अम्लता, जो भी बाह्य आघात, वो जो भी बाह्य आघात होते हैं उन सब से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है, और परागकण की इनसे क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आया है। स्पोरोपोलिनिन का कार्य बताइए, या फिर ऐसे आ सकता है कि परागकणों की बाह्य चोल किसकी बनी होती है। अरे बात समझे, परागकणों की बाह्य चोल किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जो उच्च ताप, दाब और अत्यम से अप्रभावित रहती है। इसलिए ये क्या करती है, इसकी रोग प्रतिरोधकता को क्या करती है, बढ़ाती है। रोग प्रतिरोधकता क्या करती है बेटे, इसकी को ग्रोथ करती है। आ गया समझ में। अब इसके बारे में बात करें, ये जो बाह्य चोल है, ये आपको परागकण दिख रहा है, अरे बात समझे। तो ये बाह्य चोल पूरे के पूरे परागकण के ऊपर पाई जा रही है, पाई जा रही नहीं पाई जा रही, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर ये बाह्य चोल नहीं पाई जाती है, वो है बेटे जनन छिद्र। अरे बात समझ, जहां से नर युग्मक बाहर निकलते हैं, जहां से परागकणों से नर युग्मक बाहर निकलते हैं, वहां पर, ठीक है, ये बाह्य चोल कहाँ नहीं पाई जाती, जनन छिद्र के ऊपर, जनन छिद्र के ऊपर बाह्य चोल नहीं पाई जाती है। आरी बात समझे, जनन छिद्र के ऊपर बाह्य चोल नहीं पाए जाते। जैसे बात आप ही देख लो, इसके अंदर ये परागकण है, इसमें नर युग्मक बनेंगे तो सोचो बाहर कैसे आएंगे। अगर ये पूरी की पूरी भित्ति पाई जाएगी तो बताओ बाहर कैसे आएंगे, अंदर ही रहेंगे। इसलिए जनन छिद्रों के ऊपर बाह्य चोल नहीं पाई जाती है। और ये जनन छिद्र किसमें कितने होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 से लेके और 3 तक जनन छिद्र पाए जाते हैं एक परागकण के अंदर। हमारी बात समझे, एक परागकण के अंदर कितने, 1 से लेकर और 3 तक जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे नर युग्मक बाहर निकलते हैं परिपक्व होने के बाद में। क्लियर, आ गया समझ में। बाह्य चोल हो गया, परागकण 2 झिल्लियों में बटा होता है, 2 परतों में, 2 चोलों में, बाह्य चोल और अंतःचोल। बाह्य चोल समझ में आ गई सबको। बात करते हैं अपन लोग, अंतःचोल छोटा सा है। ये जो इसकी अंतःचोल है, ठीक है, ये पतली और चिकनी होती है, ठीक है। इसकी जो अंतःचोल है वो कैसी होती है, पतली और चिकनी होती है। दूसरी चीज इसे भी याद रखना, हालांकि अब तक तो आया नहीं कभी, लेकिन क्या पता आ जाए, ठीक है। इसकी जो अंतःचोल है ये सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है, ठीक है। परागकणों की अंतःचोल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है, और ये पतली और चिकनी होती है। देन ऑल ओवर कंप्लीट, परागकण की संरचना कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करता हूं, हम लोगों ने पढ़ा नर युग्म कोद्भिद, ठीक है। नर युग्म कोद्भिद किसे कहते हैं, अंकुरित परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्म कोद्भिद कहलाते हैं। इसकी प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, परागकण कहलाती है। तो हम लोग पढ़ते हैं परागकण की संरचना। परागकण की संरचना के बारे में बात करें, परागकण मैंने बता दिया कैसे होते हैं। परागकण गोलाकार होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। और ये जो परागकण है, ठीक है, ये कितनी झिल्लियों में, 2 झिल्लियों में बटे होते हैं, बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली, बाह्य चोल और अंतःचोल। बात करें बाह्य चोल की, इसकी बाह्य चोल मोटी होती है, खुरदरी होती है, जालिकावत या कांटेदार कैसी भी हो सकती है, क्योंकि इसकी सुरक्षा का कार्य करती है। खुले मिला की बात ये है, ठीक है। ये इसकी बाह्य चोल है, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, उच्च ताप, दाब, अति अम्लता से अप्रभावित होता है, जो इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसी के ये इसकी करता रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये जो बाह्य चोल है ये परागकणों के पूरे बाह्य आवरण का आवृत करती है, लेकिन जनन छिद्र के ऊपर बाह्य चोल नहीं पाई जाती है। और एक प्रारूपिक परागकण में 1 से लेकर और 3 तक जनन छिद्र पाए जाते हैं। दूसरी बात करें अंतःचोल, अंतःचोल पतली और चिकनी होती है, और सेल्यूलोज और पैक्टीन की ये बनी हुई होती है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में एक अच्छी बात हो रही है यहाँ पर बेटे, ठीक है। इसी में है पोलन कीट, ठीक है। स्टार लगा के आप लोग राइट कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को जो मैं ये लिख रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आपको साथ में नोट्स भी क्लियर करने हैं। बहुत धीरे से इजी से मैं बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को कंपोज करके, ठीक है, या एक जगह रोक के, ठीक है, आप लोग नोट्स भी उतारोगे साथ में। एवरीबडी इज क्लियर, ठीक है। ऐसी उम्मीद मत रखना कि जब क्लास स्टार्ट होगी, स्कूल ओपन होगी, तो सर दोबारा से फिर से ये करेंगे, ठीक है। इतनी मेहनत की जा रही है स्कूल की तरफ से, तो आपको भी बेटे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे से बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि जो लेसन कंप्लीट, जैसे लेसन 1 कंप्लीट हो गया तो मैं दोबारा बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपके सामने जो है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में
उसमें लिखे, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये उम्मीद मत रखना कि सर फिर से रिपीट करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बेटे, ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है, 42 लेसन है, वो कैसे क्लियर करना है आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। और बाकी आप सब समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बात करते हैं हम लोग पोलन कीट, ठीक है। पोलन कीट की बात करें तो जो कीट परागित पादप है। अब कीट परागित पादप क्या होता है, ये हम लोग इससे जस्ट तीसरे लेसन में बात करेंगे। कीट परागित मतलब जिनमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है, ठीक है, जिसमें परागकण अलग है, याद रखना, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्या परागकण अलग है और यदि क को हटा दे और गण कर दे, परागण अलग है और परागकण अलग है, ठीक है। ये हम लोग तीसरे लेसन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखो, जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है, मतलब कीट परागित पादपों में जो परागकण है, ठीक है, परागकण है, उनकी सतह क्या होती है, तेलीय होती है। तेलीय का मतलब चिकनी होती है, ठीक है। जो कीट परागित पादपों के जो परागकण हैं उनकी सतह क्या होती है, तेलीय या चिकनी होती है, उन्हें कहते हैं पोलन कीट। अरे बात समझिए, जो कीट परागित पादप है उनके परागकण की सतह क्या होती है, तेलीय या चिकनी, उन्हें क्या कहते हैं, पोलन कीट। ये जो पोलन कीट है ये परागकण को चिपचिपा रखता है, तेलीय रखता है और गंध युक्त रखता है। गंध युक्त, गंध मतलब सुगंध। आपने देखा होगा, मैंने अभी कहा था, यदि हम लोग देखो अभी फिर से नाम नहीं याद आ रहा, सफेद जो ये जो पीले पुष्प हैं, इन्हें हम लोग इन्हें यदि हम लोग छूते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर क्यों चिपक जाता है, इट मीन्स ये क्या होता है, चिपचिपा और तेलीय, चिकना। आपने देखा होगा, ठीक है। अगर हम लोग उसे हाथ लगाते हैं तो चिपक जाता है, मतलब चिपचिपा। आप लोग ऐसे करना, हाथ फिसलेंगे मतलब क्या होगा, तेलीय, चिकना होगा। अरे बात समझ, आप लोग उसकी सुगंध लेना मतलब क्या होगा, गंध युक्त भी होगा। ये परागकणों की विशेषता है। अरे बात समझ, ठीक है। तो ये जो कीट परागित पादपों की परागण सतह वो क्या होती है, तेलीय होती है, क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। ये क्या करता है बेटे, इसे चिपचिपा, तेलीय और क्या बनाता है, गंध युक्त बनाता है। समझ में आ रहा है सबको, ये क्या करता है, इसे चिपचिपा, तेलीय और क्या करता है, गंध युक्त बनाता है। और ये सब पोलन कीट को कहाँ से मिलता है, इसके लिए जो रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से, जैसे कि ये चिपचिपा हुआ, जैसे ये तेलीय हुआ, जैसे ये गंधयुक्त हुआ, इसके लिए रासायनिक पदार्थ इस पोलन कीट को कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं बेटे टेपिटम से। कहाँ से मिलते हैं, ये टेपिटम से। एक बार वीडियो देख लेता हूँ, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है वीडियो, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये सब इसी के कारण होता है, ठीक है। अभी तक पोलन कीट के कार्य निर्धारित नहीं है। अरे बात समझ, अभी तक पोलन कीट के कार्य निर्धारित नहीं है, मतलब वैज्ञानिक भी सस्पेंस में कि इसका कार्य हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये टेपिटम पोलन कीट के कार्य निर्धारित नहीं है, फिर भी काफ़ी वैज्ञानिक मानते हैं, जो आपकी बुक में भी है और अपन भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये जो पोलन कीट है ये परागकणों की, ठीक है, ये परागकणों की अल्ट्रावायोलेट किरणें मतलब पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे परागकण खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पोलन कीट है ये क्या करता है, उसकी क्या करता है बेटे, उनसे क्या करता है, सुरक्षा करता है। दूसरी चीज, दूसरा कार्य, इन अभी पढ़ा आपने, इनका क्या होता है, चिपचिपा स्वभाव होता है, ठीक है। और यदि चिपचिपा स्वभाव होगा तो इनका चिपकने का स्वभाव होगा, जिसके द्वारा इनमें क्या होगी, जो परागण की क्रिया है, ठीक है बेटे, वो अच्छे से इनमें संपन्न होगी। दूसरी चीज हमने पढ़ा था, ये गंधयुक्त होते हैं, ठीक है। गंधयुक्त का मतलब ये कीटों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या करती है, कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये आपके मोस्टली पोलन कीट के कार्य हो गए। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। देन एक और लाइन है, काफी जो परागकण है, ठीक है, काफी जो परागकण है बेटे वो जीवों में एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं। काफी परागकण है वो जीवों में क्या करते हैं, एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पार्थेनियम घास।
जैसे कि पार्थेनियम घास जो अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ हमारे देश में आई थी। हमारी बात समझे। और दूसरी चीज, काफी जो परागकण है वो पराग स्त्रीकेसर संकर्षता में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब ये क्या है, ये नई चीज आई आपके सामने, पराग स्त्रीकेसर संकर्षता। ये हम लोग लेसन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अरे बात, जैसे अभी मैंने बताया था स्पोरोपोलेनिन, पहले बताया था, बाद में डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग इसके बारे में उसी वक्त डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ में याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटे, मेरे से ऐसी कोई सी उम्मीद मत रखना कि सर फिर से हमारे को ये लेसन रिपीट करवाएंगे। एज इट जो आपके सामने है वो ये है। नोट्स बनाओ बिल्कुल अच्छे से, धीरे धीरे मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है फिर भी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, या फिर जिसके पास मेरे नंबर है, ठीक है, वो फिर देख लेना, सर को कॉल कर देना, सर मुझे बता देंगे, मैं वैसे कर लूँगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बेटे ये नोट्स भी साथ में क्लियर करना है। मेरे से उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि सर फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाय।